नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी भली भांति होंगे, सुरक्षित होंगे। ध्यान से देखिए, एक सब्जेक्ट कोड मैं आपके लेके आया हूँ BCOS 185 दोस्त। इसकी इंग्लिश मीडियम की क्लास हो चुकी है। अब मैं बात करूँगा हिंदी मीडियम के कुछ कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में। ये कॉमर्स स्ट्रीम का आपका सब्जेक्ट है, नाम है इसका उद्यमिता दोस्त। क्या नाम है? उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? एक ऐसा कौशल होता है दोस्त जिसके माध्यम से हम नए उद्योगों को स्थापित कर पाते हैं या अपना एक नया स्टार्टअप लॉन्च कर पाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे, अभी हाल फिलहाल में ढेर सारी कंपनीज है भारत में जिन्होंने एकदम से प्रोग्रेस किया है। स्विगी देख लीजिए, जोमेटो है आपका, इसके अलावा फिजिक्स वाला है। ढेर सारी ऐसी कंपनी जो एकदम से क्या बन गई दोस्त, यूनिकॉर्न कंपनियों में क्या हो गई, तब्दील हो गई। तो इसी तरीके की यूनिकॉर्न कंपनीज को बनाना, स्टैब्लिश करना या फिर नए स्टार्टअप को लेके आना, ये एक कौशल होता है अपने आप में, और इसी कौशल को उद्यमिता कहते हैं। तो चलिए कहानी को उद्यमिता से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि उद्यमिता क्या होती है। करें दोस्तों स्टार्ट। देखिए, उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया होती है या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा कौशल होता है जिसमें व्यक्ति यानी कि उद्यमी जो होता है नए नए विचारों को, अपनी नई नई सेवाओं को और उत्पादों को विकसित करके व्यवसाय शुरू करता है और फिर उस व्यवसाय को ऑपरेट करता है। इट मीन्स यदि किसी व्यक्ति के पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो और फिर उस आइडिया के बेस पर वो अपना क्या स्टार्ट कर दे, उसी आइडिया के बेस पर यदि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे और फिर उस बिजनेस को क्या करने लगे, फिर उस बिजनेस को यदि ऑपरेट करने लगे दोस्त, तो यही आपका क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। मतलब क्या है, उद्यमिता एक ऐसा कौशल बन जाता है, एक ऐसा स्किल बन जाता है जिसके माध्यम से दुनिया में या फिर किसी देश के अंदर क्या होते हैं, नए नए बिजनेस खोले और चलाए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों पैसा कमाना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, धन इकट्ठा करना, समस्याओं का समाधान प्रदान करना दोस्त, और साथ साथ बाजार में नई संभावनाओं को विकसित करना। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक नया शो ट्रेंड में चल रहा है जिसे आप कहते हैं शार्क टैंक। वहां पर क्या होता है, शार्क टैंक शो के अंदर आप देखेंगे तो नए नए क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर आते हैं, अपने बिजनेस को क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के सामने। जैसे उसमें आप देखेंगे जोमेटो का मालिक हो गए, इसके अलावा बोट के मालिक हो गए, शुगर कंपनीज की मालिक हो गई। तो ये सभी क्या है दोस्तों, वहां पर बैठे होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इन्वेस्ट करने के लिए क्या ढूंढ रहे होते हैं, आप कहेंगे ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं। तो वहाँ पे ढेर सारे एंटरप्रेन्योर वहाँ पर आते हैं, उद्यमी वहाँ पर आते हैं और अपने बिजनेस के आइडिया उनको दिखाते हैं और फिर उनसे क्या करते हैं, फंड जनरेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हैं। तो ये उद्यमशीलता होती है जो क्या करती है, लोगों को समस्याओं का समाधान प्रदान करती है और आर्थिक मूल्य जनरेट करती है। उद्यमिता जोखिम लेने, रचनात्मकता और नवाचार के साथ साथ संसाधनों का कुशल उपयोग करने में क्या करती है, आधारित होती है। देखिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना जिसमें जोखिम ना हो। तो बिजनेस में रिस्क है भाई, रिस्क है तो इश्क है, वही सिस्टम है यहाँ पर। रिस्क तो उद्यमशीलता में भी होता है, लेकिन फिर भी इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, कुछ मार्केट को नया देना। जब हम मार्केट को कुछ नया देते हैं तो संसाधनों का कहीं ना कहीं बेहतर प्रयोग हो रहा होता है। क्लियर दोस्त? बताइए क्या आप सभी को उद्यमिता का मीनिंग समझ में आया, नहीं आया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है आपका, एक उद्यमी को सफल बनाने वाले प्रमुख गुण या कारक कौन से होते हैं दोस्त। एक उद्यमी को कौन कौन चीजें सफल बनाती है। मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं दोस्त, तो आप कैसे बन सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप, हर व्यक्ति चाहता है मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूं, एक नया बिजनेस खोलूं, मैं भी बिजनेसमैन बनूं, मैं भी लाखों करोड़ों रुपए क्या करूं, कमाऊं। तो उसके लिए आपके अंदर कुछ स्किल होने चाहिए, तभी आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। वो कौशल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला कौशल होता है नेतृत्व और दृष्टि। आपके अंदर क्या होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जब तक आप खुद से बॉस वाली फीलिंग नहीं लेंगे, जब तक आप खुद अपने अंदर बॉस वाली क्वालिटीज नहीं डालेंगे, तब तक दुनिया आपको कंपनी का बॉस नहीं मानेगी। फिर आता है दोस्तों दृष्टि यानी विजन। आपका विजन थोड़ा दूर का होना चाहिए। दुनिया हो सकती है एक दिन दो दिन बाद क्या होगा ये देख रही है, आप साल भर बाद क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, वो विजन आपका क्या होना चाहिए दोस्त, क्लियर होना चाहिए। एक सफल उद्यमी के पास अपने व्यवसाय का भविष्य स्पष्ट रूप से वो देख पाता है कि मैं इस बिजनेस को खोल के बैठा हूं। हो सकता है मैंने आज बिजनेस खोला, लोगों को लगे क्या कर रहा है, ये तो बेवकूफ़ी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक समय पर ऐसा हुआ था, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं जो मैंने देखा हुआ एंटरप्रेन्योर है। MBA चाय वाले ने जब चाय की ठेली लगाई तो सबने उस पर खूब हंसी मजाक उसकी उड़ाई थी। फिर वो एक सक्सेसफुल ब्रांड बना था एक समय पे। तो यही है दोस्त, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर, जो MBA चाय वाला पर्सन है, उस व्यक्ति के अंदर एक विजन था कि उसका बिजनेस कहां तक जा सकता है। साथ साथ आपको पता है कोई भी बिजनेस एक व्यक्ति नहीं चला सकता, तो उसमें टीम की जरूरत पड़ती है। तो टीम को प्रेरित करना, मोटिवेट करना और टीम को इकट्ठा करना, ये भी किसका काम होता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है। जो एक सफल उद्यमी होता है दोस्त, वो अपने आप में सारी क्वालिटी रखता है। वो एक अच्छा वर्कर भी होना चाहिए, वो अच्छा एक लीडर भी होना चाहिए, वो एक अच्छा मोटिवेटर और काउंसलर भी होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे 4-5 लोगों की जरूरत पड़ सकती है।
यदि मुझे 4-5 लोगों की जरूरत है तो मुझे एक टीम को क्या करना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा। और यही मेरी नेतृत्व क्षमता पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी अच्छी टीम बना पाता हूं। क्लियर? आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट है इसी में ही एक सफल उद्यमी को बनाने के लिए प्रमुख गुण बता रहा था मैं आपको। नेक्स्ट इसमें है आपके जोखिम लेने की क्षमता। जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे तब तक कोई भी बिजनेस आप क्या नहीं कर सकते, लॉन्च नहीं कर सकते। बिजनेस चाहे आज या कल क्या हो दोस्तों, चलता ही चलता है। अगर आप हार मान गए तो बिजनेस क्या होता है, विफल होता है। वरना बिजनेस जो है रिस्क का काम है दोस्त। हो सकता है 1 मिनट में आपको क्या कर दे, ताक पे बैठा दे और दूसरे मिनट आपको क्या करे, जमीन पे लाके पटक दे। बिजनेस इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इट मीन्स आपको अनिश्चितताएं, जो आप कहेंगे डेटर्मिनेशन नहीं होता बिजनेस में कि प्रॉफिट होगा ही होगा या ये चीज हो ही जाएगी, ऐसा कुछ बिजनेस में नहीं होता। इसलिए आपको इसके बावजूद भी सही फैसले लेने आने चाहिए और जोखिम लेने से बचना आपको आना चाहिए। अपने जोखिमों को हम हटा तो नहीं सकते, लेकिन बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे बायजूस की बात करें दोस्तों, तो आपने सभी ने बायजूस कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बायजूस कंपनी 1 मिनट में क्या हो गई थी, आप कहेंगे यूनिकॉर्न से भी ऊपर कंपनी बन चुकी थी और 1 मिनट में इसकी वैल्यूएशन 0 हो गई। रीजन क्या था दोस्त, क्योंकि वहां पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की कम बची थी। एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा किसमें हो गया था, एडवर्टीजमेंट में हो गया था। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका ऐड एक समय पे शाहरुख खान से कराया जा रहा था। फिर एक दिन इसका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आप कहेंगे सर 0 हो गया। शेयर होल्डर्स ने इससे अपने हाथ खींच लिए। आगे देखिए, नई समस्याओं का समाधान करना आना चाहिए। क्योंकि मैं बिजनेस खोल के बैठा हूं, मैं एक नया आप कहेंगे उद्यमी हूं, तो मेरे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। नई नई प्रॉब्लम मेरे सामने आएंगी, मैं उन प्रॉब्लम के सामने सामना करने में बौखला जाता हूं या उन प्रॉब्लम के सामने डटकर खड़ा रहता हूं। ये मेरी एबिलिटी है। नवीन विचारों का क्रियान्वयन। ऐसा नहीं है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के दिमाग में सिर्फ नए आइडिया ही आते हैं दोस्त। नए आइडिया तो हर व्यक्ति के दिमाग में आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उनको अप्लाई नहीं करता। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, नए आइडियाज को अप्लाई करने वाला होना चाहिए। ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रोसेस रिस्क वाला होता है। इस रिस्क के कारण कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस को क्या नहीं कर पाता, आप कहेंगे सर कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि आइडिया सबके पास है, अप्लाई करने में रिस्क है। यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। बताइए, यहां तक बात समझ में आ रही है आप सभी को? बताइए जल्दी दोस्त। आप कहेंगे बिल्कुल सर। क्लियर दोस्त, आपको कहानी समझ में आ रही है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हम कोई समस्या या परेशानी नहीं हुई है। डन, आगे चलें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इसी में ही आपका आगे क्या आता है, कुछ और इसकी एबिलिटी। जैसे इसकी एबिलिटी क्या है, व्यवसायिक योजना। आपको पता है कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है खोल दिया और चलने लगा, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। ये योजना बनानी आपको आनी चाहिए, जब भी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स के नीड्स क्या है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो कस्टमर के नीड है भी या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इस चीज में बिजनेस प्लानिंग करने में और बाजार रणनीति बनाने में हमारे देश की कौन सी आप कहेंगे कंपनी सबसे आगे चलती है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को भारत के कस्टमर की नीड का बहुत अच्छे से पता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालते रहते हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना करना आपको आना चाहिए। आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भले ही आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है आप डटकर खड़े हैं, आपको कई बार झुकना भी पड़ सकता है। आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कई बार कठोर मेहनत करनी पड़ सकती है। ये चीज है दोस्त। और हमेशा याद रखिए, बिजनेस में असफलताएं और चुनौतियां तो आती ही रहती हैं। आपको बिजनेस के प्रति हमेशा क्या रखना है, अपने पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है, क्योंकि जितना पॉजिटिव हम सोचते हैं उतना ही पॉजिटिव हमारे साथ होता चला जाता है। जितना नेगेटिव हम सोचेंगे कंडीशन और बद से बदतर होती जाती है दोस्त। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या क्या काम होते हैं मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। आगे देखें, एक स्टार्टअप क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, यदि आपके अंदर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के गुण हैं, यानी आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता का स्किल आपके अंदर है, तो आप एक नई कंपनी स्टार्ट करेंगे। इस नई कंपनी को आप क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं दोस्तों। स्टार्टअप एक नवाचार आधारित व्यवसाय होता है दोस्तों, इनोवेटिव आइडिया होता है। प्रारंभिक चरण में जब कोई कंपनी होती है उसे स्टार्टअप कहते हैं, और किसी नए विचार, नए प्रोडक्ट, नई सेवा को लेकर बाजार में प्रवेश करती है। अब फॉर एग्जांपल यदि हम अपने इग्नू वाला की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा इग्नू वाला जो आप कहेंगे चैनल है, ये भी तो एक प्रकार का स्टार्टअप ही है। हम एक नया प्रोडक्ट आपके लिए, एक नई सर्विस लेके आए कि हम इग्नू वाले बच्चों क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये एक छोटा सा स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया दोस्त। ये एक नए विचार पर आधारित है। हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। किस चीज की, इग्नू में लर्निंग आपको क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं।
टीचिंग सर्विस कह सकते हैं आप। इसका उद्देश्य होता है मौजूद समस्याओं का समाधान करना, नई तकनीक और प्रक्रियाओं को पेश करना, तेजी से बढ़ने वाले बाजार में स्थान बनाना दोस्त। और ये भी हमारे भी यही 3 उद्देश्य हैं। हम आपकी इग्नू से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, वहां पर आपको पेड बैचेस मिलेंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे नई नई तकनीकें, हम कभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से पढ़ाते हैं, कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस दिखाते हैं। इन सभी चीजों से क्या होता है दोस्तों, बाजार में हमारा स्थान बनता चला जाएगा और आपको हेल्प होती चली जाएगी। स्टार्टअप जो होते हैं दोस्तों हमेशा सीमित संसाधनों और उच्च जोखिम के साथ शुरू होते हैं। कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू ऐसे नहीं करता मेरे पास 20,000 करोड़ रुपए और मैंने क्या किया है, आप कहेंगे स्टार्टअप स्टार्ट किया। वो स्टार्टअप नहीं, वो तो डायरेक्ट कंपनी बना दिया आपने, इतना पैसा है तो आपके पास। स्टार्टअप वाले के पास हमेशा कम पैसा होता है, और कम पैसे का मतलब है रिस्क हाई होना दोस्त। ये हर जगह का उसूल है। रिस्क हाई किनके साथ रहता है, जिनका पैसा कम होता है दोस्त। वो हर चीज से डरते हैं, कुछ भी गलत हुआ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, फिर लोन लूंगा। बात समझ में आई? तो स्टार्टअप के पास हमेशा पैसा कम होता है, जोखिम ज्यादा होता है। स्टार्टअप की विशेषता क्या होती है दोस्तों, स्टार्टअप हमेशा किसी नए प्रोडक्ट नई सर्विस के कारण स्टार्ट होता है। जब तक आपके पास कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं हो, अब मान लीजिए मैं आपसे कहने लगूं, मैं क्या बनाता हूं, मैं बर्गर बनाता हूं, है ना। और बर्गर तो आप देखोगे, बर्गर के मैकडोनाल्ड है, मैकडी जिसे आप कहते हैं, बर्गर किंग है, बर्गर सिंह है, ढेर सारे ब्रांड बर्गर बना रहे हैं। तो ये आपने कुछ नया नहीं किया। फिर क्या होगा, आपका स्टार्टअप अगर इनसे टक्कर नहीं ले पाया, इनके कंपटीशन में नहीं उतर पाया, तो आपका स्टार्टअप चलने से पहले क्या हो जाएगा, बंद। तो हमेशा कोशिश कीजिए नया प्रोडक्ट नई सेवा लाने की। प्रारंभिक चरण, व्यवसाय जब अपने विकास के आरंभिक चरण में होता है दोस्तों, तब वो स्टार्टअप कहलाता है। इस प्रारंभिक चरण में जोखिम ज्यादा होते हैं दोस्तों, और जोखिम के साथ साथ आपको लाभ भी क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा ही मिल रहे होते हैं। लेकिन यहां पर सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि सफलता डिपेंड करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर पर। बिजनेस से लोग क्यों डरते हैं दोस्त, क्योंकि यहां पर फिक्स सैलरी नहीं होती। हो सकता है आपको एक साथ क्या मिल जाए, 1 लाख रुपए मिल जाए, हो सकता है 6 महीने आप क्या रहे दोस्त, बेरोजगार रहे। ऐसे भी दुनिया में बिजनेस हुआ करते हैं। आगे देखिए, तेजी से विकास करने की क्षमता जो होती है दोस्त, स्टार्टअप जो होते हैं कई तरीके के आपने देखे होंगे। आज मैंने कंपनी स्टार्ट की, कुछ ही दिनों में क्या बन गई, आप कहेंगे सर कुछ ही दिनों में ये बन गई यूनिकॉर्न कंपनी। जैसे फिजिक्स वाला आपने देखी होगी, कंपनी स्टार्ट की, डायरेक्ट क्या यूनिकॉर्न बन के ही रुकी, इतनी तेजी से प्रोग्रेस। और स्टार्टअप ऐसे भी होते हैं, पहले से यूनिकॉर्न थी, 0 हो गई वैल्यूएशन। तो ये चीज है दोस्त। हर स्टार्टअप, अब आपको भी एक समय के लिए कहोगे खुजली के सर मैं भी कुछ नया करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, तो कुछ चैलेंजेस होते हैं दोस्त। धन की कमी, फंडिंग यदि आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कोई भी स्टार्टअप खोल तो सकते हैं, लेकिन उससे जल्दी आपको बंद करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, कंपटीशन। आप कितना भी डीप क्यों ना सोच लीजिए, आपको नया प्रोडक्ट लाने में सालों लग जाएंगे। रीजन क्या है दोस्त, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं लोग उसे पहले से सोच के बैठे हैं, करके बैठे हैं, अप्लाई करके बैठे हैं। जैसे यदि आप सोच लेंगे सर मैं मोमोज का ब्रांड बनाऊंगा, तो मोमोज के भी कम से कम 300 ब्रांड इंडिया में चल रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर। कोई भी चीज आप उठा लीजिए, छोटे से छोटा पेन, कलम, मतलब इतनी सी इरेजर आती है ना बच्चों की, उसकी आप देखेंगे कितनी ढेरों कंपनियां हैं। इट मींस नया प्रोडक्ट लाना कॉम्पिटिशन फील्ड में बड़ा कठिन है। वित्तीय और कानूनी बाधाएं, आपको पता है टैक्स सिस्टम भारत का कैसे हो रहा है, जीडीपी लगातार गिर रही है, जीएसटी लगातार ऊपर जा रहा है, साथ साथ कानूनी बाधाएं, आपको ढेर सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे दोस्त। इसके अलावा टीम प्रबंधन, अगर आप इन सारे स्टेप से निकल भी जाते हैं तो आपको एक ऐसी टीम चाहिए होगी जो डेडिकेटेड हो, जो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हो। लूट के खाने वाली टीम आपको 10 मिलेंगी मार्केट में, लेकिन चीजों को आगे बढ़ाने वाली टीम, साथ में काम करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे दोस्त। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो ये पीडीएफ आपको हम कहां पे देंगे दोस्त, टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। बात करेंगे दोस्तों पारिवारिक व्यवसाय की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है पारिवारिक व्यवसाय, है ना, फैमिली बिजनेस जिसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, पारिवारिक व्यवसाय एक ऐसा बिजनेस होता है जिसका मालिकाना हक, जिसकी मैनेजमेंट, जिसका संचालन एक परिवार करता है। जैसे आपने कहा ओबरॉयज फैमिली का बिजनेस है, ओबरॉयज जो है, इसी तरीके से आपने देखा होगा अंबानी फैमिली का फैमिली बिजनेस है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या आप कहेंगे फैमिली बिजनेस है। तो इस तरीके से जिस व्यवसाय का मालिक एक फैमिली हो पूरी, जिसका प्रबंधन पूरी फैमिली मिलकर कर रही हो, जिसका संचालन भी पूरी फैमिली मिलकर कर रही हो। देखिए ये इस बिजनेस की खास बात ये होती है कि इसका ट्रांसफर पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। आज मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, कल मेरा बेटा होगा, फिर उसका बेटा। एक तरीके से आप कहेंगे राजतंत्र चलता है दोस्त। बात समझ में आई या नहीं आई? डन। आगे देखिए, फैमिली बिजनेस के सामने बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली बात तो यहां पर ओनर कौन होते हैं दोस्तों, फैमिली ओनरशिप आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब क्या है, अगर ओनर की बात करें तो ज्यादातर, अगर मान लीजिए कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी और मार्केट में उसका शेयर भी है, शेयर मार्केट में उसके शेयर भी बिक रहे हैं, तो भी पब्लिक के पास जितने शेयर होंगे उससे कई अधिक शेयर्स प्रमोटर्स के पास होंगे, और जो कंपनी के प्रमोटर्स होंगे उनमें ज्यादातर फैमिली के पर्सन होंगे। जनरेशनल ट्रांसफर,
खास बात पारिवारिक जो व्यवसाय होता है इसकी खास बात ये होती है कि पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटो क्या होता रहता है, राजगद्दी मिलती जाती है। निजी नियंत्रण, प्राइवेट कंट्रोल दोस्तों यहां पर होता है। भावनात्मक जुड़ाव होता है बिजनेस से। लंबी अवधि की दृष्टि यहां पर देखी जाती है। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को जब स्टैब्लिश किया गया था, आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो अंबानी साहब ने बहुत लंबी दृष्टि रखी होगी, नहीं रखी होगी? आप कहेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जब आप कहेंगे एक और कंपनी है, म्यूजिक कंपनी, इसका नाम मुझे अभी याद आया था, टी सीरीज कंपनी को जब गुलशन कुमार जी ने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, बड़ा विजन देखा था। आज देखिए क्या करोड़ों की कंपनी है। तो एक लंबी दृष्टि यहां पर देखनी पड़ती है किसी भी फैमिली बिजनेस के लिए। आगे देखिए पारिवारिक व्यवसाय की चुनौती क्या होती है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है एक ही परिवार के दो भाई आपस में क्या हो जाते हैं, मतभेद हो जाता है। अंबानी फैमिली को देख लीजिए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी के बीच फैमिली बिजनेस को लेकर तो झगड़ा हुआ था, इसके कारण विभाजन हुआ था। दूसरी तरफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, हो सकता है कि फैमिली बिजनेस आज 1 करोड़ का है, 10 साल बाद भी 1 करोड़ का ही रहे, 3 पीढ़ियां एक ही करोड़ के बिजनेस को संभाल रही हैं, ना इससे ऊपर ना नीचे। इट मींस हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि हम बिजनेस को आगे बढ़ा सके। अगला है फैमिली बायसेस, प्रतिभा और योग्यता की बजाय रिश्तेदारी को प्राथमिकता देना। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके बेटे को कुछ नहीं आता, फिर भी आपने उसे एमडी बना दिया, और एक व्यक्ति आपकी कंपनी में बहुत जीनियस है जबकि वो एमडी बनना चाहिए था। तो हो सकता है आप रिश्तेदारी के कारण, प्यार मोहब्बत के कारण बिजनेस का क्या कर ले, नाश कर लें दोस्त। उसके बाद आता है विकास में बाधा दोस्त। विकास में बाधा क्या है, सीमित वित्तीय सहायता और मानव संसाधन के कारण व्यवसाय बहुत धीरा रहता है। फैमिली बिजनेस दो तरह के आपको मिलेंगे, बहुत स्लो प्रोग्रेस करने वाले, है ना। कुछ लोग आपने देखा होगा चाय की दुकान को भी फैमिली बिजनेस कहते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा मेरी चाय की दुकान संभाल लेगा, उसमें बहुत ज्यादा स्लो प्रोग्रेस होती है। उत्तराधिकार योजना की आप कहेंगे कमी। आपको पता है उत्तराधिकार योजना की कमी क्या है, हमने ये तो डिसाइड कर लिया मेरे बाद मेरा बेटा एमडी बनेगा, लेकिन हमने इस चीज पर फोकस नहीं किया कि उसके अंदर एमडी बनने लायक गुण भी हम डालें, उसे अच्छी शिक्षा हम दें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो दिक्कत क्रिएट होगी। डन दोस्त, बताइए आगे चलें। लास्ट जो आज का आपका कॉन्सेप्ट है ये क्या है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्त। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक उत्थान के लिए जब छोटे छोटे और आपके मध्यम लेवल के बिजनेस डाले जाते हैं, इसे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। मतलब क्या, जब उद्यमता कौशल का निर्माण किस लिए किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाए, वहां पे छोटे छोटे स्टार्टअप डाले जाए। अब देखिए आपने ब्रांड का नाम सुना होगा रेड टेप। रेड टेप जो आपका ब्रांड है दोस्त, ये भारत का ऐसा मल्टीनेशनल ब्रांड है, ये किसी जगह को नहीं छोड़ रहा, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने आउटलेट डाल रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि उसको पता है कि अपने बिजनेस को फैलाने के लिए हमें क्षेत्र कई बार नहीं देखना होता, कई बार अपने बिजनेस को फैलाने के लिए हमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का भी सहारा लेना पड़ता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन उपलब्ध है, जो कच्चा माल उपलब्ध है, स्थानीय श्रम का उपयोग करके वहां पर व्यवसाय की शुरुआत करना। मान लीजिए मैं चीनी की मिल स्थापित करना चाहता हूं, मेरा स्टार्टअप क्या है, चीनी उद्योग। मैं आप ऐसा मान के शुगर इंडस्ट्री डालना चाहता हूं। मैंने किसी ऐसे गांव में जाकर अपनी आप कहेंगे फैक्ट्री डालने की कोशिश की, मिल डालने की कोशिश की चीनी की, जहां पर बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है, जहां के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। आपने एक मूवी देखी होगी हम साथ साथ है, वहां पर जो आप कहेंगे हीरो है सलमान खान और आप कहेंगे 2-3 हीरो सैफ अली खान, तीनों भाई है ना, वो उन तीनों भाइयों के पिता ने क्या किया था, राम कुमार जी जो नाम है उनका, उन्होंने गांव के अंदर फैक्ट्री डाली। रीजन क्या है, वहां के लोगों को बिजली मिलेगी, क्योंकि बिजली बनाती थी उनकी फैक्ट्री, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। यही होता है आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। याद रहेगा दोस्त। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।